दगड़ियों, 18वीं लोकसभा के चुनावों के बाद जब संसद लगी, लोकसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और लोकसभा में स्पीकर के पद की नियुक्ति हुई। शपथ ग्रहण समारोह और स्पीकर के पद की नियुक्ति के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुलकर एक कोशिश की गई कि 50 साल पहले देश में जो आपातकाल लगा था उसको गुनगुनाया जाए और उठाया जाए। आपातकाल को लेकर मैं पहले साफ शब्दों में कह दूं कि आपातकाल में जिस तरीके से भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए छोड़ दिया गया था, यानी कि पुलिस को बेतहाशा शक्तियां दे दी गई थी और बहुत से लोग, बहुत सारी गिरफ्तारियां गलत तरीके से हुई थी। हम उसका विरोध तब भी करते थे जब 17-18 साल की उम्र थी और देश आपातकाल झेल रहा था। और आज भी हम ठीक वैसे ही उन गिरफ्तारियों का विरोध करते हैं, जैसे सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और सिर्फ बहुत सारे लेखक, पत्रकार, कुछ तो लेखक मार दिए गए हैं इस 10-12 साल में, 10 सालों में। उन सब का, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित बहुत सारी गिरफ्तारियां, जेएनयू में जिस तरह का ये चरित्र दिखाया गया, कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, हम इन तमाम गिरफ्तारियों का वैसा ही विरोध कर रहे हैं जैसा हम इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी के समय में हुई गिरफ्तारियों का विरोध करते थे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी आपातकाल की बात करते हैं और तो और अपनी सीमा से बाहर जाकर चुने जाने के बाद लोकसभा स्पीकर बिरला साहब आपातकाल की बात करते हैं, जबकि वहां प्लेटफॉर्म नहीं था। लोगों को आपातकाल के बारे में नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। उनको आप कैसे भी परोसिए, कुछ भी परोसिए, वो पढ़ेंगे और हो सकता है कि 100 लोगों ने पढ़ा, उसमें से 1 या 2 आपकी बात मान लें, 99 तो नहीं मानते हैं। मैं मोदी जी से एक निवेदन करता हूँ, आपातकाल पर आऊँगा, कि अमेरिका के एक लेखक हुआ करते थे, करके नाम था उनका, उनकी लिखी किताब है द प्राइम ऑफ पावर। ये भारत में आपातकाल पर लिखी गई किताब है, द प्राइम ऑफ पावर। जब ये किताब छपी और उसके बाद, क्योंकि आपातकाल लगाने के बाद देश की जनता ने इंदिरा गांधी को कान पकड़ के सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन ठीक 27 महीने के बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ दोबारा जनता सत्ता में ले आई थी। और इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद जब दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने पहला काम द प्राइम ऑफ पावर नाम की इस किताब को प्रतिबंधित किया। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इस प्रतिबंध को आप हटा दीजिए, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ही नहीं, जयप्रकाश नारायण पर भी बहुत से सवाल लेखक ने उठाए हैं। CIA का एजेंट कहाँ है बकायदा किताब में। और शायद इसीलिए इंदिरा गांधी ने उस किताब को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। खैर, जब आपातकाल की बात होती, क्योंकि हमने आपातकाल देखा है, 16-17 साल की उम्र थी जिस दिन आपातकाल लगा, मैं आगरा में था, और जिस दिन आपातकाल खत्म हुआ मैं उत्तरकाशी में था। उत्तरकाशी और आगरा के बीच में आपातकाल के दौरान मैंने लंबा समय हरिद्वार में काटा,
भल्ला कॉलेज का छात्र हुआ करता था, हाई स्कूल का, इंटर का छात्र हुआ करता था उत्तरकाशी का। खैर, ये पुरानी बातें हैं। आपातकाल में दो चीजें बहुत स्पष्ट थी, लेकिन उस आपातकाल में कालाबाजारी खत्म हो गई थी। उस आपातकाल में आप थाने में जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो विद इन सेकेंड रिपोर्ट लिखी जाती थी। पुलिस वाले, भले ही पुलिस राज था, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपकी रिपोर्ट को ना लें। इसमें अराजकता नहीं थी, उद्दंडता नहीं थी। जब आप आपातकाल की बात करते हैं, उससे पहले मुरारजी देसाई की बात भी आप करते हैं, जयप्रकाश नारायण की बात भी आप करते हैं। बाबू जयप्रकाश नारायण, सम्मानजनक शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है और होना चाहिए। एक सवाल आप पूछिए, अपने दिल से पूछिए, मोदी जी से ही पूछिए, ओम बिरला साहब से भी पूछिए कि जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया, जिस मुक्ति की सबसे ज्यादा प्रशंसा आरएसएस ने की और एक देश बनाया, उस मुक्ति के पक्ष में क्या मुरारजी देसाई ने कभी एक शब्द भी बोला था? क्या बाबू जयप्रकाश नारायण का कोई संवाद, संदेश मिलता है बनाने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ? जो सूझबूझ भरी कार्यवाही इंदिरा गांधी ने की, उसके पीछे बहुत से मकसद थे। जो त्रिपुरा वाला, मणिपुर वाला जो क्षेत्र था, जहां एक प्रकार का आतंकवाद बांग्लादेश में बैठकर फैलाने की पूरी कोशिश हो रही थी, वो इंदिरा गांधी समझ रही थी। वो जानती थी कि पाकिस्तान के पास जब तक बांग्लादेश एक क्षेत्र के रूप में है, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो बात इंदिरा गांधी समझ चुकी थी। लाल डेंगा जैसे लोगों को समर्थन कहां से मिल रहा था? खैर, बांग्लादेश बनाने के बाद, जिन दिनों युद्ध चल रहा था बांग्लादेश को लेकर, 7वां बेड़ा जब भेजा था अमेरिका ने, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? कोई 8वां है तो वो भी भेज दीजिए, मैं भारत हूं। यही कहा था इंदिरा गांधी ने, मैं भारत हूं। और अमेरिका को झक मारकर 7वां बेड़ा वापस बुलाना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया था इंदिरा गांधी ने और बांग्लादेश बना दिया था। तब किस किस राष्ट्र की, विकसित राष्ट्रों की पतलूनें गीली हुई थी, इतिहास पढ़कर देख लीजिए। ब्रिटिश की पतलून गीली हो गई थी, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका और भी कई देशों की पतलूनें गीली कर दी थी इंदिरा गांधी ने इस घटना के बाद। अमेरिका इस घटना को सहन नहीं कर पाया और वो चाहता था कि भारत के अंदर कुछ ऐसा हो कि फिर इंदिरा गांधी का नाम लेने वाला कोई ना बचे। सीआईए पूरी दुनिया जानती है, उपद्रव करवाने के लिए अगर दुनिया में किसी एजेंसी को जाना जाता है तो वो अमेरिका की सीआईए है। अफगानिस्तान देख लीजिए, सीआईए ने क्या नहीं किया, दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, सीआईए सब कुछ करता रहा। सबको मालूम है कि कौन कौन सी पत्रिकाएं तब क्या उगल रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई और इस बीच में रायबरेली में चुनाव को लेकर एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में था और मोदी जी आपको कभी नहीं बताएंगे उस मुकदमे का मर्म क्या था। ओम बिरला कभी नहीं बताएंगे उस मुकदमे का मर्म क्या था। वो मुकदमा चुनाव में धांधली को लेकर नहीं था, वो मुकदमा ना तो वोटों की गिनती को लेकर था, वो मुकदमा किसी बैलेट बॉक्स के को लेकर भी नहीं था, किसी बैलेट ये बूथ होते हैं चुनाव के उसको लेकर भी नहीं था, और तो और चुनाव प्रचार में भ्रामक भाषण, भद्दे भाषण, देश में आग लगाने वाले भाषण को लेकर भी वो मुकदमा नहीं था। वो मुकदमा तो सिर्फ एक पंक्ति में था कि इंदिरा गांधी जी की किसी सभा में किसी अधिकारी के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई थी।
इंदिरा गांधी की चुनावी सभाओं में किसी अधिकारी के द्वारा, जिस अधिकारी ने बाद में इस्तीफा भी दे दिया था, शायद इस्तीफा देने और स्वीकार होने के बीच में उसने कुछ व्यवस्थाएं की थी, और उसी लाइन को पकड़ते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को राजनीति से बाहर करने का आदेश कर दिया और उनके चुनाव को निरस्त कर दिया। और इस फैसले के विदिन 7 या 8 दिन के बाद सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने, भारत ने इलाहाबाद के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री का पद बना रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, और उनकी सदस्यता बनी रही। यानी कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको सिरे से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भावनाओं में बहा हुआ फैसला कहा। अगर आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। देश में इमरजेंसी जब लगी तब एक प्रकार का तांडव पूरे देश में मचा हुआ था। इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इमरजेंसी लगी। स्वयं इमरजेंसी के दौरान, जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका विरोध हम आज भी करते हैं, वो गलती थी आपने इमरजेंसी लगाई, कालाबाजारी बंद की, कंट्रोल की दुकान में पर्याप्त राशन मिलने लगा, यातायात की सारी बदमाशियां खत्म हो गई, सड़क के चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही 2 रुपए की रिश्वत मांगना बंद कर दिया था, बाबू ऑफिस का बाबू कस्टमर के आगे खड़े होकर काम करता था, पटवारी विदिन मिनट्स दाखिल खारिज चलाने लगा था, तहसीलदार दाखिल खारिज को प्रमाणित करने लगा था, 1-2 दिन में राशन कार्ड बन जाता था। तब आज की तरह ऑनलाइन नहीं था, एप्लीकेशन इत्यादि, 2 दिन के अंदर राशन कार्ड बन के हाथ में आने लगा था। स्कूल में एडमिशन खड़े खड़े होते थे, कोई आपसे डोनेशन नहीं मांगने की हिम्मत करता था, कॉपी किताबों की किताबें जमीन पर आ गई थी। और तो और सरमाएदारों की जो सबसे बड़ी ताकत थी बैंक, जिसके नेशनलाइजेशन को, राष्ट्रीयकरण का विरोध हो रहा था, वो विरोध इमरजेंसी के दौरान चुप हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन उसमें प्रशासनिक व्यवस्था जो एक पुलिस स्टेट के रूप में स्थापित हो रही थी, उसका विरोध था। और इंदिरा गांधी ने स्वयं कई मंचों से कहा, माफी मांगी आवाम से। कांग्रेस इसमें कई बार माफी मांग चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा सच जो है, अमेरिका द्वारा प्रायोजित उत्पात जो देश में मच रहा था, उसको शांत करना जरूरी था देश को बचाने के लिए। फिर दूसरा एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, कि क्या भारत में सिर्फ इंदिरा गांधी ने एक ही बार आपातकाल लगाया था? आपातकाल तो उस समय भी लगा हुआ था जब हम बांग्लादेश को मुक्त करवाने के लिए लड़ रहे थे, और जिसमें मोदी जी कहते हैं मैं बच्चा था और मैं भी कहीं ना किसी धरने प्रदर्शन में उस लड़ाई में शामिल था, तब भी आपातकाल था। और भी आपातकाल लगाने की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। जब देश पर खतरा हो, दुश्मन ताकतें देश के अंदर उत्पात मचा, देश को तोड़ने की कोशिश में कामयाब होती दिख रही हो, देश के अंदर राजनीतिक बदलाव के नाम पर विदेशी हुकूमतों के इशारे पर षड्यंत्र हो रहे हो, तो आपातकाल लगाना ही पड़ता है। और उस वक्त अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए अगर इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो तब के लोगों में गुस्सा भी आया। और इंदिरा जी को, जब इंदिरा जी ने आपातकाल के बाद चुनाव करवाए 77 में, तो जनता ने उनको खारिज कर दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। और जब चुनाव होते तो 5 साल के लिए होते, लेकिन भारत की जनता ने सिर्फ 27 महीने के बाद उस चुनी हुई सरकार को, जिसको स्वयं उन्होंने चुना था, जनता ने चुना था, बर्खास्त कर दिया, या यूं कहें धक्के मार के बाहर कर दिया। और गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ, बहुत बड़े स्वागत समारोह के साथ इंदिरा जी को फिर से सत्ता सौंप दी।
ये सच है आपातकाल का। हम जैसे लोग जो मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं, सवाल जैसा संगठन जो मानवाधिकारों के लिए अटल संगठन है, वो आपातकाल का पक्षधर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 50 साल के बाद वो लोग आपातकाल की बात कर रहे हैं, को याद दिला रहे हैं जिनके राज में अघोषित आपातकाल लगा रहा, बहुत सारे मतलब बहुत बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। ईडी सीबीआई की ताकत से आप कर क्या रहे हैं? अभी तो आपने एक बहुत बड़ी कोशिश और कर ली। आप तो कानून बनाकर, अभी 1 जुलाई से जो कानून देश के ऊपर लागू होने वाला है, उस कानून का सच क्या होगा? जिस तरीके से 2017 में आपने थोड़ा सा संशोधन करके ईडी को बहुत बड़ी ताकत दे दी और आज नामचीन नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री जेलों में कैद हैं, जेलों में ठूसा गया है। ये तो उस आपातकाल से भी ज़्यादा घातक और खतरनाक है। और आप 1 जुलाई के बाद पुलिस को ताकत देने जा रहे हैं। वहाँ एक सवाल उठ चुका है, ओम बिरला साहब, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सवाल उठ गया है, इस देश को पंचायत स्टेट बनाएं या पुलिस स्टेट? और ये सवाल बहुत जल्दी देश आपसे पूछेगा कि आप पंचायत स्टेट बनाने की जगह भारत को पुलिस स्टेट बनाने पर क्यों आमादा हैं? शायद इसीलिए क्योंकि किसान आंदोलन से आप अभी भी तिलमिलाए हुए हैं। जो पुलिस एक्ट, पुलिस को बेतहाशा ताकत 1 जुलाई के बाद मिलने वाली है, उसका अध्ययन करने के लिए 1919 में जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत ने लागू किया था, उसको निकाल के देख तो लीजिए, समझ में आ जाएगा कि इस देश में खिचड़ी हांडी कहाँ चढ़ी है, खिचड़ी कहाँ पक रही है।